कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादे डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा और टोटल 20 क्वेश्चंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था, उससे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया। देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आ रहे हैं ना, उसका आप बिल्कुल बवाल मचा दीजिए, ठीक है ना? देखिए, अब क्या होगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेके आए, डायरेक्ट आंसर मार दें, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप किताब भी लेंगे, कहीं से ऑब्जेक्टिव का किताब लेंगे, पढ़ लेंगे, कोई वो बड़ा बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, तो आपको क्या होगा कि वही क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, बिल्कुल आप रगड़ देंगे, ठीक है ना? तो मतलब यहाँ पर ये है कि कॉन्सेप्ट समझना। इसलिए हम जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाए हुए हैं और उसके साथ जो कंसेप्ट है, हम कंसेप्ट दे रहे हैं ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आप बिल्कुल बवाल मचा दीजिए, ठीक है ना? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ था, 20 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट किए हुए थे, पूरे एकदम कंसेप्ट के साथ पोस्टमार्टम किए हुए थे। आज के इस वीडियो में जो बाकी क्वेश्चंस है ना, उसको बवाल मचाने वाले हैं, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप जो पढ़े हैं, बात समझे कि नहीं? उसको आप एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिए, एक बार नोट्स ज़रूर बनाइए। ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। आगे हम लोग 21 पे चलते हैं। 21 पे देखेंगे और समझेंगे कि आखिर 21 में क्या क्वेश्चंस, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया हुआ था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ था। अब आज जो है, आज 21 से हम लोगों ने यहाँ से जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे और शुरू करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको अच्छा करना है तो एक नोट्स बनाना होगा, ठीक है ना? नोट्स बनाकर उसका रिवीजन करते रहिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, तब समझ आएगा, ठीक है ना? क्वेश्चंस नहीं समझ आता है बात, तो पीछे वीडियो कर कर के समझिए, देखिए, लेकिन आएगा समझ, क्यों नहीं आने वाला है? बिल्कुल आपका काम है मेहनत करना, मेहनत कीजिए, बिल्कुल बवाल आएगा, बवाल नंबर भी आएगा और बवाल मचाया भी जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए, पहले सबसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ये 21 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है क्या, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण याद रखिए, दर्पण कितनी तरह का बताए थे, 3 तरह का। एक तो समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, 3 प्रकार का दर्पण। लेंस दुइये प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है ना? लेंस 2 प्रकार का, दर्पण 3 प्रकार का। अब देखिए, यहाँ पर करें क्या, दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक और समान आकार का बने। देखिए, हम जब यहाँ पर क्या होगा कि हम तो डायरेक्ट यहाँ पर बता दें कि अगर कोई भी यहाँ पर आंसर डायरेक्ट टिपिकल बता दे, तो आप तो तुरंत रट लीजिएगा, रटते-रटते दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिक को सीखेंगे, एकदम एक बेसिक ट्रिक, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ट्रिक लिया एकदम ट्रिक याद करते-करते पता चला दिमाग खराब हो जाए आपका, ठीक है ना? एक बेसिक ट्रिक देखेंगे, जिसको आप एक बार अगर समझ लेंगे, थोड़ा-सा घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो बिल्कुल बवाल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों लगभग-लगभग मान लीजिए तो सेम है, ठीक है ना? बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने वाला बात है और बस दोनों का दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों को देखेंगे। यहाँ पर कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर प्रतिबिंब की हम स्थिति देखेंगे, किसमें देखेंगे? अवतल दर्पण में। देखिए, अवतल दर्पण हम बताए थे कि अवतल जो नहीं उठा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। तो जब हम अवतल दर्पण कहते हैं ना यार, यहाँ पर हम कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर जब अवतल दर्पण कह रहे हैं, तो इसका जो परावर्तक सतह है, वो क्या होगा? अवतल, जो उठा हुआ नहीं हो। बात समझे कि नहीं? तो ये धँसा हुआ भाग इसका अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा-सा एक और लंबा खींच लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है ना? मुख्य अक्ष यहाँ पर खींच दिए। ये भाई साहब हम यहाँ पर थोड़ा-सा क्या करेंगे ना, बदल लेंगे। ये क्या है, इसका पी है, ये रेड वाला जो है ये पी है, यहाँ पर जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना? इसके थोड़ा-सा आप यहाँ पर लगा लीजिए, ये मान लीजिए आप एफ, यहाँ पर आ जाइए, ये हो गया सी, जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ सी क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र और एफ क्या हो जाएगा? फोकस, फोकस, ठीक है ना? दोनों के यहाँ पी से पी क्या हो जाएगा? ध्रुव, ध्रुव, ठीक है ना? तो ध्रुव से एफ के बीच का जो दूरी होगा वो फोकस दूरी, ध्रुव से सी के बीच का दूरी होगा उसे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, आर से, ठीक है ना? आप फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। इतना बात तो समझ आ गया। ये उत्तल दर्पण, सॉरी ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण।
ये अवतल दर्पण में है। ठीक है, देखिए दर्पण में लेंस, सॉरी, दर्पण में फोकस एगो होता है, दर्पण में फोकस सिंगल होता है, जबकि लेंस में फोकस दुगो होता है। वहाँ वक्रता केंद्र नहीं होता है, वहाँ फोकस, एक फोकस, फोकस की जगह पर उसके फिर उतना ही दूरी आगे जा करके जो होगा ना 2f देते हैं, यानी दूसरा फोकस देते हैं। तो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा था कि लेंस में फोकस कौगो होता है, तो लेंस में फोकस दुगो होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लेंस में फोकस दुगो होता है, ये तो हो गया। दर्पण में फोकस कितने होंगे, तो दर्पण में फोकस कितने होंगे भाई साहब, दर्पण में फोकस एक होता है, सिंगल होता है। आई थिंक यहाँ पर बात समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों को लेके चलेंगे। देखिए हम यहाँ पर उत्तल लेंस ले लेंगे, तो उत्तल लेंस यानी क्या होगा, उठल होगा बिचुआ में, ठीक है ना। तो बिचुआ में उठल होगा तब इसको उठा के ले आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी हम एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन यहाँ से हम खींचेंगे ऐसे, एक लाइन भाई साहब हम खींचेंगे ऐसे, ऐसे हम एक लाइन खींच लिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हम एक लाइन खींच लिए। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इसके बीच को हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं, इसको हम व्हाइट से करेंगे। अब इसके बीच के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश केंद्र कहेंगे। इसके यहाँ इधर आइएगा, इधर आप लेफ्ट साइड इधर आप आएंगे तो यहाँ को बोलेंगे हम लोग एफ, इसको बोलेंगे 2f, क्योंकि दो गो फोकस होता है इसका 2f। पीछे साइड वाला का जो एरिया होगा ना, हम इसको मान लेते हैं f1, इसको मान लेते हैं हम लोग 2f1, ठीक है ना। इधर माने सिंपल एफ रख लिए, इधर f1 रख लिए, यानी एगो, देखो लेंस में क्या होगा भाई साहब, दो गो फोकस होगा, इसलिए फोकस 2f, यहाँ f1 2f1, बस समझ गए, दो दो गो फोकस। अब कहिएगा सर कि यहाँ अवतल दर्पण में एक ही तरफ f और c रखे हैं, इधर f और c, इस साइड में राइट साइड में f और c नहीं रखे हैं। तो देखिए कभी भी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, मैक्सिमम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा ना, वो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनेगा ना वो दर्पण के आगे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे तो कला ही रहता है। कभी भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में क्या होगा, यहाँ पर एक ही स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए बड़ी आराम से समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भाई साहब बवाल मचा दीजिएगा आप, ठीक है ना। अब देखिए हम उत्तल लेंस में स्थिति क्या होगा कि दर्पण में या फिर लेंस में छह स्थिति में, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, यहाँ पर उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, छह गो स्थिति में हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब को रखेंगे। एक प्रतिबिंब रखेंगे क्या, दर्पण के यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश केंद्र है, इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रकाश केंद्र के मतलब यानी लेंस और एफ के बीच में, लेंस और एफ के बीच में एगो प्रतिबिंब खड़ा कर देंगे, एगो एफ पर प्रतिबिंब खड़ा कर देंगे, एगो एफ और 2f के बीच प्रतिबिंब खड़ा कर देंगे, एगो 2f पर प्रतिबिंब खड़ा कर देंगे। तो कौगो हुआ, 1 2 3 4। एगो क्या करेंगे भाई साहब, ये 2f के बाद, 2f के बाद एगो प्रतिबिंब खड़ा कर देंगे, एगो अनंत पर प्रतिबिंब खड़ा कर देंगे। कितने प्रतिबिंब खड़ा कर दिए, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 गो प्रतिबिंब खड़ा कर दिए। उसी तरह सेम यहाँ पर आइए, उसी तरह यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये दर्पण के ध्रुव और एफ, तो दर्पण के ध्रुव और एफ के बीच में एगो प्रतिबिंब खड़ा कर दे, एगो एफ पर प्रतिबिंब खड़ा कर दिए, एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब खड़ा कर दिए, सी पर प्रतिबिंब खड़ा कर दिए, एगो प्रतिबिंब खड़ा कर दिए यहाँ पर, और एगो अनंत पर प्रतिबिंब खड़ा कर दिए। टोटल 6 गो प्रतिबिंब हो गया कि नहीं होगा, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। तो याद रखिएगा यहाँ पर दर्पण में प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो आगे बनेगा, काल्पनिक बनता है तो पीछे बनेगा, क्योंकि दर्पण में कलई किया हुआ रहता है, ठीक है ना, इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो पीछे बनेगा। लेकिन लेंस में भाई साहब वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के, लेंस के क्या होगा, क्योंकि लेंस तो परावर्तक सतह है, उसमें कलई उलई थोड़े किया रहता है। तो अगर मान लीजिए प्रकाश अगर इधर से आ रहा है, मतलब कि अगर प्रकाश हमारा इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर जो जिस साइड में वस्तु है उधर से प्रकाश आया, ठीक है ना, तो उसके पीछे वाले पार्ट में क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि लेंस है वहां पर जो मतलब प्रकाश आके कटेगा वो लेंस के इस साइड में कटेगा। आई थिंक इतना तो बात समझ आ रहा है आपको, बात समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिए हम स्टेज दे दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इधर भी स्टेज दे दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। लेंस में भी स्टेज दे दिए, अवतल लेंस में भी हम क्या किए, स्टेज दे दिए, ठीक है ना, दोनों में, अवतल दर्पण में उत्तल लेंस में, दोनों याद रखिएगा दोनों सेम होता है।
अब देखिए, जो पहिलका प्रतिबिंब बना है, हम क्या करेंगे, एगो अलग एगो नया हम अथी ले ले रहे हैं। हाँ, नया फिगर ले लिए ताकि आपको कलर ले लेंगे तो समझ आएगा। देखिए, जो हम दर्पण की अब बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण में पहला नंबर का प्रतिबिंब क्या है? पहला नंबर का प्रतिबिंब है दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर दर्पण के ध्रुव और यहाँ पर क्या है, और फोकस के बीच, यानी फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु है। तो याद रखिएगा, पहिलका प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण में, वो दर्पण के पीछे। तो दर्पण के जब पीछे बनेगा तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा साधा दिखता है। जो आदमी सीधा साधा दिखता है वो ओरिजिनल नहीं होता है। जो आदमी सीधा साधा दिखता है वो ओरिजिनल नहीं होता है। देखने में आपको सीधा लगेगा, बात समझे कि नहीं? यहाँ पर आपको थोड़ा फोन फोन बार बार आ रहा था, घबरा जाएगा यार ठीक है ना? देखो, बड़ी आराम से समझो यार, मज़ा आ जाने वाला है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा यार, तुम्हारा टाइम लगेगा, लेकिन ना, लेकिन एकदम बिल्कुल रगड़ के फेंक देंगे हम लोग दोनों आदमी, ठीक है ना? बस रगड़ने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना? बस देखो, 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 देखो भाई, देखो, देखो, यहाँ पर फिर से हम क्या करें कि प्रतिबिंब जो होगा, काल्पनिक होगा, वो सीधा-साधा दिखेगा, ठीक है ना? जो आदमी रियल होता है, वो थोड़ा-सा देखने में टेढ़ लगेगा, ठीक है ना? वो क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो एकदम तूर-फाड़ के बतियाएगा, तो आपको लगेगा बड़ा टेढ़ आदमी है। तो टेढ़ आदमी है, इसका मतलब उल्टा है, उल्टा दिमाग है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो सीधा दिखेगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। बात समझे कि नहीं? इतना तो दिक्कत नहीं हुआ, बिल्कुल समझ गए? देखिए भाई, ये चीज़ समझ जाओगे ना तो यार थोड़ा सा मजा आएगा आपको, ठीक है ना? अब देखो, अब तो यहाँ पर पहला प्रतिबिंब, तो पहला प्रतिबिंब जो बना वो पहला प्रतिबिंब एक नंबर में बन गया, ठीक है ना? अब देखो, अब प्रतिबिंब ऐसे एक एक गो बनेगा इसके पीछे। अब प्रतिबिंब जो बना इधर, तो अब इधर से हम ऐसे लाएंगे, इधर से अब ऐसे में प्रतिबिंब बनेगा। एक तो बन गया दर्पण के पीछे, अब सभी दर्पण के आगे बनेगा। तो हम एक एक स्टेज ना बढ़ेंगे, तो इधर से जो लास्ट स्टेज है वो 6 नंबर वाला स्टेज है कि नहीं, अनंत पर। हम इधर दर्पण के पीछे कर दिए, तो दर्पण के पीछे के बाद जो हम इधर से करेंगे, अब इधर से हम जो लाएंगे, तो इधर का पहला स्टेज कौन होगा? अनंत होगा, क्योंकि 6 नंबर पर अनंत रखे हुए ना, देखो लाइन से बिल्कुल अलग रखे हैं। 6 नंबर वाला जो यहाँ पर है, ये 6 नंबर वाला जो है, ये लाइन से अलग है कि नहीं? ये लाइन से अलग है कि नहीं? इसका मतलब अनंत है। तो इसीलिए अब दूसरा नंबर जो फोकस का, दूसरा नंबर जो यहाँ पर प्रतिबिंब रखे ना, उसका मूर्ति बनेगा, यानी उसका इमेज जो बनेगा, वो बनेगा भाई साहब आपका है इस पर बनेगा। जो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है भाई साहब, वो बड़ी बड़का बनता है, ठीक है ना? तो ये दूसरा नंबर स्टेज है। अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। ये बड़ा छोटा का भी ट्रिक हम समझा रहे हैं, ठीक है ना? याद रखो। अब देखो, इसके बाद वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस पर बनेगा। इसके बाद वाला प्रतिबिंब क्या बनेगा? इस पर बनेगा। इसके बाद वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस पर बनेगा। इसके बाद वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस पर बनेगा। बड़ी सिंपल है यार, ठीक हो ना? यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर। सिंपल। जैसे जैसे हम प्रतिबिंब रखते गए हैं एक एक करके, ठीक है ना? बीच में फिर फोकस पर, फिर फोकस के आगे थोड़ा सा और सेंटर के बीच में, फिर सी पर रखे, फिर सी के बाद रखे, फिर अनंत पर रख दिए। फिर उसी तरह एगो दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे फिर हम घूम के आएंगे इधर से, तो अनंत पर बन जाएगा। फिर अनंत के बाद आइएगा तो अब क्या बनेगा? वक्ता त्रिज्या के बाद और अनंत, अनंत के बीच में बनेगा। फिर वक्ता त्रिज्या पर बन जाएगा, यानी वक्ता केंद्र पर बनेगा। वक्ता केंद्र पर बनने के बाद फिर वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। फिर फोकस पर बनेगा। बात समझे कि नहीं? और फिर फोकस के बाद मतलब यानी फोकस पर तो बन ही नहीं पाएगा, यहाँ पर वक्ता केंद्र के बीच और फोकस, यहाँ पर वक्ता केंद्र के बीच में तो बन ही गया, यहाँ फोकस पर यार, फोकस पर बनेगा। ये छठा नंबर फोकस पर बनेगा, यहाँ पर मिटा देते हैं हम। छठा नंबर कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। छठा नंबर कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा फोकस पर बनेगा, याद रखिएगा, फोकस पर बनेगा छठा नंबर। तो बात समझ आया क्या? उसी तरह अब देखिए यहाँ पर जो पहिलका प्रतिबिंब है, ये पहिलका प्रतिबिंब जो रखा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर वाला प्रतिबिंब है, तो याद रखिए इसका जो पहिलका प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। वो क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पिछवे बन जाता है, दर्पण के पिछवे बड़ा बनेगा। बात समझे कि नहीं? दर्पण के पिछवे काल्पनिक प्रतिबिंब 1 नंबर बन गया,
क्योंकि अभी बताए थे कि लेंस में प्रतिबिंब जो बनेगा वो आगे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के आगे बनेगा, ठीक है ना। लेंस के मतलब कि लेंस के इस साइड बनेगा, मतलब इस साइड बन जाएगा, इस साइड बनेगा, ठीक है ना। इस साइड में क्या होगा, इस साइड में वस्तु रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन दर्पण में क्या होता है, दर्पण में तो पीछे कलई किया हुआ रहता है, तो इसीलिए लेंस का दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आगे ही बनेगा, ठीक है ना। इतना बात समझ आ गया, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और जबकि उत्तल लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, समझ आ गया। तो एगो प्रतिबिंब यहाँ बन गया, और फिर इधर से अब इधर से आएंगे, हम इधर से आएंगे, तो जब हम इधर से अब इधर आएंगे तो फिर इधर का स्टेज क्या होगा, अनंत होगा। इधर का स्टेज क्या होगा, अनंत पर। तो ला एगो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई साहब हमार, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर। तो ये भी प्रतिबिंब तो वास्तविक बन रहा है, तो उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ दूसरा नंबर प्रतिबिंब बना, पहला नंबर प्रतिबिंब सीधा बना, काल्पनिक बन गया। दूसरा नंबर प्रतिबिंब अनंत पर। तीसरा नंबर जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और 2f के बीच में, ये तीसरा नंबर। चौथा नंबर प्रतिबिंब 2f पर बनेगा, ठीक है ना, ये चौथा नंबर। पांचवा नंबर प्रतिबिंब 2f और f1 के बीच में बने, मतलब F1 और F1 के 2f1 और f1 के बीच में बनेगा पांचवा नंबर। और उसके बाद f1 पर बनेगा ये छठा नंबर। बस यही तो प्रतिबिंब बन रहा है, इसको प्रैक्टिस करना है। हम यहाँ पर दिखाएं, आपको समझाए, तब इतना टाइम लगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक करके प्रैक्टिस, जैसे जैसे हम कहें ना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बिल्कुल बवाल उड़ा दीजिएगा। अब देखिए, अब प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, याद रखिए। पहिल का स्टेज का प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा। जब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। उसके बाद का प्रतिबिंब सभी का सभी क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन ऐसा प्रतिबिंब अति है, लेंस या फिर दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो अगर दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण, अगर लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस, ठीक है ना। ये दोनों में हमेशा काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद बड़ा और छोटा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस का, यहाँ अवतल लेंस, यहाँ उत्तल लेंस है ना, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। यहाँ अवतल दर्पण उल्टा कीजिए, यहाँ अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उसी तरह अवतल लेंस में भी यही होगा, हमेशा छोटा और आभासी। देखिए, उत्तल अवतल सेम, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण ये दोनों सेम होगा। फिर उधर इधर से ये अवतल लेंस, अवतल लेंस, और इधर से आ जाइए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण ये दोनों सेम होगा। बात समझ आया कि नहीं। तो यहाँ उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा, तो यानी छोटा बड़ा ये भी दोनों तरह का बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो याद रखिए, सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले बनेगा बड़ा, तो पहले बनेगा बड़ा, पहल का नंबर स्टेज में बड़ा। फिर उसके बाद बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है ना। अब बहुत बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा से बड़ा क्या होगा, बहुत बड़ा तो हो गया, अब उसे अब नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर में क्या बनेगा, बड़ा। तो बहुत बड़ा से फिर नीचे आएंगे थोड़ा सा तो बड़ा हो जाएगा। चौथा नंबर में क्या होगा, बराबर, बराबर, बराबर बनेगा। चौथा नंबर बराबर। पांचवा नंबर में क्या बढ़ेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। और छठा नंबर में बहुत छोटा, बहुत छोटा। जायजा तो मेरा फिगर आ रहा होगा यार, ठीक है ना। यहाँ पर फिगर मेरा आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहले का नंबर में बड़ा, सबसे पहले का नंबर में बड़ा, उसके दूसरा नंबर में क्या होगा, बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अब नीचे आइए धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले हम ऊपर गए, अब नीचे आए, बड़ा, बहुत बड़ा। फिर नीचे आइएगा तो बड़ा, बड़ा के बाद हो गया बराबर, बराबर के बाद हो गया छोटा, छोटा के बाद बहुत छोटा। तो 6 गो स्टेज हो गया। सबसे ऊपर वाला बड़ा, यानी पहल का नंबर वाला स्टेज बना तो ये बड़ा बना, ये बन गया बड़ा। तो इधर में भी क्या बन गया, बड़ा। तो यहाँ पर देखिए ना, एक नंबर में बड़ा, एक नंबर, एक नंबर में क्या हो गया, बड़ा, एक नंबर में बड़ा। दूसरा नंबर में बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तीसरा नंबर में बड़ा, क्योंकि अब नीचे आएंगे। चौथा नंबर में बराबर, बराबर। पांचवा नंबर में क्या हो गया, छोटा। अब छठा नंबर में क्या हो गया, छोटा के नीचे बहुत छोटा, ठीक है ना। अब यहाँ छठा नंबर नंबरिंग दिए ना, समझ जाइए कौन कौन है, ठीक है ना।
तो इसमें कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिमाग में आप रखिएगा कि कौन-सा प्रतिबिंब कौन नंबर पर बनेगा। अगर आपके दिमाग में रहेगा कि बड़ा प्रतिबिंब, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा। ये दिमाग रहेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना? अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा था? अब देखिए इसको अब आप भाई साहब उतार लीजिए, इसमें देखिए टाइम कितना लग गया ना समझाने में हमको। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा था क्या कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने? तो उल्टा बनेगा तो यानी ये आगे बनेगा, यानी सिंपल बात है, उल्टा बनेगा तो पहिल का स्टेज में बनेगा नहीं, पहिल का स्टेज में तो सीधा बनता है, ठीक है ना? दूसरी का, तीसरी का, चौथा, पाँचवा, छठा में बन सकता है, ठीक है ना? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होइगा और समान आकार का बन रहा है। तो सोचो समान आकार का बन रहा है तो कौन नंबर स्टेज में बनेगा? कौन नंबर स्टेज में बनेगा? बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा पहिल का नंबर, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा के बाद बड़ा, उसके बाद बराबर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समान आकार यानी बराबर। तो चौथा नंबर स्टेज में बराबर आ रहा है, तो चौथा नंबर स्टेज में कौन सा प्रतिबिंब को हम कहाँ रखेंगे? पहिल का नंबर स्टेज में क्या रखेंगे? दर्पण और फोकस के बीच में पहिल का, उसके बाद फोकस पर, फोकस के बाद फिर उसके बाद वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? तीसरा नंबर वक्रता केंद्र पर। तीसरा नंबर में क्या रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। इतना बात समझ आ गया होगा, ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ठीक है ना? अब देखो यहाँ तक तो बातें समझ आ गई। देखो क्या है ना कि घर पे जाकर प्रैक्टिस करोगे ना तभी मजा आएगा रे, और बिल्कुल रगड़ दोगे, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें नंबरिंग याद होगा। नंबरिंग याद रखना है क्या? वो साइज का नंबरिंग याद रखना है, साइज का नंबरिंग याद रखना कि वस्तु के, जब आप उसके बाद नंबरिंग साइज का याद रख लो, उसके बाद तुमको समझ आ जाएगा कि वस्तु कहाँ रखना है। दर्पण के मतलब लेंस के और F1 के बीच में, F1 के लेंस और F1 के बीच में, F1 पर, F1 और F2 के बीच में, फिर F2 पर, अनंत और F2 के बीच में और अनंत पर। ये याद रख लो, ठीक है ना? उसी तरह अगर हम लेंस की बात करें और दर्पण की बात करें तो दर्पण में वो उसी तरह नंबर याद करो, फिर नंबर याद करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगी कैसे हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है। बात समझ नहीं? जब इतना याद होगा तो बिल्कुल यार मजा हो जाए, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि चीजें तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, तब जब प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद तो गर्दा उड़ा ही सकता है आदमी, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखो प्रकाश की किरणें क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। हम इसके पहले भी बता चुके हैं, अगर अच्छे से समझे होइएगा तो आप वो भी समझ जाइए, ठीक है ना? तरंगदैर्घ्य उसका इतना छोटा होता है कि हमको लगता ही नहीं कि वो प्रकाश जो है ऊपर नीचे करके गमन करता है अनुप्रस्थ तरंग की तरह, और प्रकाश लेकिन अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य है। किस तरह का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के तरंग तरंग संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो भाई साहब कमेंट में जरूर छापिए। कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। याद रखो, हमेशा याद रखना कि दर्पण में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तल दर्पण, ठीक है ना? दर्पण में अगर हम लोग बात करें उत्तल दर्पण तो हमेशा इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब, अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, ये दोनों सेम। उसके बाद उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, ये दोनों सेम, ठीक है ना? तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ये दोनों का तो हम लोग देख लिए कि 6 गो स्टेज में क्या बनेगा, 6 गो स्टेज में यहाँ पर क्या करना है, इमेज बन रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसमें बड़ा छोटा सब बनेगा, ठीक है ना? वास्तविक काल्पनिक सब बनेगा। काल्पनिक एक वो स्टेज में बनता है, लेकिन भाई साहब यहाँ कह रहा है क्या कि एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने हम कहीं भी खड़े हो रहे हैं तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ये नहीं कह रहा है कि छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, ठीक है ना? तो जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो या तो वो उत्तल दर्पण होगा या फिर वो समतल दर्पण होगा। क्या होगा? या तो वो उत्तल दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, आभासी प्लस हमेशा छोटा बनेगा, जबकि समतल दर्पण में बराबर, समतल का मतलब बराबर, समतल का मतलब बराबर, इसलिए उसमें प्रतिबिंब भी बराबर बनेगा। समतल का मतलब होता है एकदम चिकन चकन बराबर, इसलिए उसमें प्रतिबिंब भी हमेशा क्या बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है ना? बराबर, बराबर प्लस आभासी। आज जब भी हम कहेंगे आभासी इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ठीक है ना? जब भी कहेंगे वास्तविक इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है ना? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ऐसा दो दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, लेकिन समतल दर्पण में बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। ये बिल्कुल याद रखना। समतल मतलब बराबर, समतल मतलब बराबर, बराबर का मतलब प्रतिबिंब बराबर, बराबर का मतलब प्रतिबिंब बराबर, सीधा आभासी, ठीक है ना? उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, जब उत्तल दर्पण बोल रहा है तो हम अवतल लेंस बोलेंगे। उत्तल दर्पण भी सेम बनेगा, अवतल लेंस में भी सेम बनेगा, ठीक है ना? यहाँ पर आभासी और छोटा प्रतिबिंब जिसे हाश्रित प्रतिबिंब कहा जाएगा, ठीक है ना? हाश्रित प्रतिबिंब।
क्या होगा, या तो वो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक पूछेगा तो दो तरह का मात्रक है, एक एसआई मात्रक और एक प्रचलित मात्रक। प्रचलित मात्रक तो प्रचलित मात्रक डाइऑप्टर है, डाइऑप्टर डाइऑप्टर है जिससे हम लोग बड़ी डी से सूचित करते हैं। आईएसआई मात्रक था प्रति मीटर, यानी 1/मीटर। इसको प्रति मीटर, जब 1/मीटर को लिखेंगे ना तो ही देखो इसका पावर 1 है, छुपा हुआ है, मैथ में पढ़े होगे पावर 1 छुपा हुआ है, लेकिन जब इसके बाटा से हटाएंगे तो पावर जो होता है माइनस में चल जाएगा। जैसे मान लो कि 1/m का स्क्वायर है, लेकिन इसको हम बाटा से हटाना पड़ेगा तो m का पावर -2, इसका मतलब समझ जाना कि बाटा में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एस आई मात्रक क्या है, मीटर प्रति मीटर, इसको प्रति मीटर पढ़ेंगे, इसको प्रति मीटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जिस लेंस का फोकस 1 मीटर होगा, जिस लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर होगा उसका क्षमता 1 डाइऑप्टर होगा। उसका क्षमता कितना होगा, 1 डाइऑप्टर या 1 प्रति मीटर होगा, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टरों साहब मतलब डॉक्टर लोग ने क्या किया कि इस लेंस के क्षमता को अपना नाम दिया, उसका अलग से डाइऑप्टर, ठीक है ना। इसलिए लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक अगर पूछेगा तो प्रति मीटर, जबकि उसका प्रचलित मात्रक पूछेगा तो डाइऑप्टर डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइऑप्टर, ये बड़ी डी से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा एक डाइऑप्टर उस लेंस का क्षमता होता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर नहीं होता है, तो 100 सेंटीमीटर बोल देगा तो क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, कहेगा 100 सेंटीमीटर है। ए भाई दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगे तो बुरा में जाएगा तू भी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर डाइऑप्टर यानी डाइऑप्टर क्षमता, क्षमता को हम पी से सूचित करते हैं, तो लेंस की क्षमता पी, तो पी बराबर क्या होता है 1/f। आप सोचिए फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, यानी 1/f कहने का मतलब यहाँ 1 जो है ये मीटर को दर्शा रहा है, 1 मीटर को दर्शा रहा है, f जिस लेंस का फोकस दूरी 1 होगा यानी उसका जो क्षमता होगा 1 प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका फोकस दूरी कम होगा, याद रखिएगा यहाँ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता कैसे है कि जिस लेंस का फोकस दूरी कम होगा उसका क्षमता क्या होगा, जिस लेंस का फोकस दूरी कम होगा उसका क्षमता ज़्यादा होगा। जो लेंस का फोकस दूरी कम होगा उसका क्षमता ज़्यादा होगा। और लेंस का फोकस दूरी कम कब होगा, जिस लेंस का मोटाई ज़्यादा होगा उसका फोकस दूरी कम होगा। तो याद रखिएगा जो बड़ा बड़ा जितना भी लेंस होता है ना, बड़ा बड़ा सूक्ष्मदर्शी, उनमें मोटका मोटका लेंस 2-2 गो 3-3 गो 4-4 गो लेंस लगाया जाता है, ताकि जितना छोटा से छोटा जो है हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। या फिर बड़ा बड़ा दूरबीन होता है, उसमें मोटा मोटा 2 गो 3 गो 4 गो क्या लगाया जाता है, दूरबीन लगाया लेंस लगाया जाता है, का है कहीं ऊपर क्षमता बढ़ जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल है, हमारे आँख में उत्तल लेंस है, ठीक है ना। जब हमें कोई बारीक चीज़ को देखना पड़ता है, महीन चीज़ को देखना पड़ता है, तो हम आराम से एकदम एकदम ऐसे करके देखते हैं, ऐसे। बस समझिए इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम ऐसे देखते हैं ना तो हमारा आंखवा सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ जाता है ना तो सिलियरी मांसपेशी जो आंखवा को लटकाया हुआ है वो सिकुड़ा देता है, तो सिकुड़ा देगा तो लेंसवा मोट हो जाता है। तो मोट हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा, और फोकस दूरी जब कम हो गया तो उसका क्षमता बढ़ गया। जो बड़ी दूर के होता है तो भी हम आराम से देखते हैं, जैसे तारा हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई बारीक चीज़ को देखना पड़ता है, ध्यान से देखते हैं, तो उसमें क्षमता ज़्यादा चाहिए, तो अखियाँ सुकड़ा लेते हैं। जब अखियाँ हम सुकड़ा लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसका फोकस दूरी, लेंसवा का फोकस दूरी कम हो जाता है। और जब लेंसवा का फोकस दूरी कम होगा तो क्षमता क्या हो जाएगा, ये राजा क्षमता हो जाएगा ज़्यादा, बवाल मचाएगा ज़्यादा, फरेश देखेगा ज़्यादा। सिंपल बात है, बस समझ गए। ये बात हमेशा याद रखना यार, ठीक है ना। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे यार क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा और मजा आएगा, बवाल मचाएगा तुम लोग, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। याद रखिएगा जो चीज जो वस्तु जितना ज़्यादा ठोस होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का चाल कम होगा। ये राजा जौन चीज़ ज़्यादा ठोस होगा, जौन चीज़ ज़्यादा घना होगा उनमें प्रकाश क्या होगा, उनमें प्रकाश धीरे धीरे लुसुर लुसुर जाएगा। बस समझे कि नहीं। और जौन चीज़ खूब ज़्यादा फरका होगा, जैसे वायु क्या होता है, वायु तो बहुत ज़्यादा फरका होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल विरल होता है। तो ओमे जो वायु होगा सुर 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 भागेगा। बस समझे कि नहीं।
लेकिन थोड़ा-सा आप नीचे आइए, बर्फ़ बर्फ़ और काँच में बात करें तो काँच से बर्फ़ थोड़ा-सा हल्का होता है, इसीलिए बर्फ़ में क्या होगा, प्रकाश जो होगा तेज़ी से भागेगा काँच की अपेक्षा। जबकि हीरा और काँच में देखेंगे तो काँच में प्रकाश तेज़ी से भागेगा हीरा की अपेक्षा, लेकिन हीरा में सबसे कम, काहे कि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। बात समझे कि नहीं? वायु का अपवर्तनांक माना जाता है 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक माना जाता है 1 होता है, लेकिन अगर एग्ज़ैक्ट देखेंगे तो 1.0003 मतलब 3 इसका अपवर्तनांक होता है। जबकि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है ना? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कहेगा ये राजा अपवर्तनांक के एसआई मात्रक का होगा, तो अपवर्तनांक के मात्रक के नहीं होगा। इसलिए मात्रक नहीं होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यम के चाल का अनुपात है, तो चाल का अनुपात होगा तो चाल का मात्रक कट जाएगा, तो कट जाएगा तो वो तो मात्रक विहीन हो गया। बात समझे कि नहीं? ओकरा पास तो मात्रके ना रहा, ना रहा तो का बोलेंगे? बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर मात्रक पूछे, अपवर्तनांक का मात्रक मात्रक विहीन, आवर्धन का मात्रक मात्रक विहीन, क्योंकि उसमें भी प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा बिंब का ऊंचाई, दोनों के ऊंचाई को जब हम लोग उसका भाग देते हैं तो दोनों की ऊंचाई यानी मीटर में मात्रक सेम होगा, तो मात्रक मात्रक कट गया तो गया, बवाल हो गया। बात समझ गए? खत्म, मात्रक विहीन हो गया। तो यहाँ पर बात समझ आया, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का, सबसे कम अपवर्तनांक वायु का। वायु या निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में पूछेगा तो यहाँ पर 3 को जीरो यानी 3 को पावर कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना? इतना बात समझ आ गया। देखिए यहाँ पर वायु मतलब प्रकाश और ध्वनि दोनों में उल्टा काम होता है, ठीक है ना? वो ध्वनि जो होता है ना, वो ठोस में सबसे ज़्यादा तेज चलेगा। जैसे ठोस में ध्वनि का जो चाल होगा सबसे अधिक होगा, उसके बाद क्या होगा, द्रव में होगा, उसके बाद क्या होगा, ये गैस में हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? और उसके बाद निर्वात में तो साफा खत्म ही हो जाता है, निर्वात में ध्वनि चलता ही नहीं है, ध्वनि का हो गया। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है। जबकि हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश में उल्टा होता है, ठीक है ना? प्रकाश में क्या होगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा, निर्वात में इसका चाल सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा आपको, वायु निर्वात वायु सेम माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है, कम बेस, लेकिन माना जाता है सेम। वायु हो गया, उसके बाद मान लीजिए कि वायु यानी गैस, वही मान लीजिए, उसके बाद द्रव, उसके बाद मान लीजिए भाई साहब ठोस, ठोस में सबसे कम होता है। ठोस का मतलब पारकाशीय माध्यम होना चाहिए, जैसे कांच हो गया, हीरा और ये सब। अब माटी लिया कर रख दीजिए ठोस, उसमें प्रकाश जाएगा, ए लो लइका, प्रकाशिक माध्यम होना चाहिए जहाँ से प्रकाश जा सके, वो ठोस हो, जैसे कांच हो गया, हीरा हो गया, ठीक है ना? ये सब चीज़ हो गया। तो यहाँ से तो निर्वात में प्रकाश तो खूब बढ़िया से चलेगा, दौड़ेगा, खाएगा का माध्यम की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाज़ ध्वनि नहीं जाएगा। कैसे, देख लेना एगो चीज़, देखना है, मान लो कि तुम कहीं पे तुम स्कॉर्पियो में बैठ गया, बड़ा गाड़ी में बैठ गया, ठीक है ना? कोनो बाहर से चिल्ला रहा है, शीशा तुम चढ़ा दिया, तो बुझाएगा तू बाकुर-बाकुर मुँहे चला रहा है, ओकर बतवे नहीं तुम्हें सुनाएगा। काहे? काहे कि उधर का हवा तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है। तब अंदर जब हवा नहीं आ रहा है, तो हवा नहीं आ रहा है तो तुम्हें दिखाई देगा? नहीं दिखा, बस सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, काहे कि ओकर माध्यमे कट गया, माध्यमे कट गया। वायु नहीं रहेगा तो उ जइबे नहीं करेगा, वायु पे उ बैठ के जाएगा माध्यम में ओकरा, ठीक है ना? वायु नहीं, ध्वनि खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे ही खोलेगा तो फिर वायु का संपर्क बनेगा तो ओकरा आवाज़वा सुनाई देगा, पता चलेगा दूगो गोरिया रहा है कि ये तू ओइबा से काहे नहीं सुन रहा है, समझे कि नहीं? ऐसा बात होता है। आगे बढ़ते हैं। करा क्या है, निम्नलिखित करा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो जब भी कहेगा अभिसारी लेंस तो उत्तल लेंस, ठीक है ना? उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। इसलिए क्योंकि ये जो होता है ना, यहाँ से जब प्रकाश निकालेंगे तो वो एक जगह पर आकर केंद्रित हो जाता है। यहाँ पर हमसे गड़बड़ इस बात का हो जा रहा है, यहाँ पर तो यार मिल नहीं पा रहा है। देखो एक बड़ा सा हम उत्तल लेंस बना दिए, मान लो, तो हम यहाँ से अगर प्रकाश को लाएंगे ना, तो वो एक ही जगह पर आकर के क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। वो एक ही जगह पर आकर के क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको अभिसारी कहेंगे। अभिसारी का मतलब क्या हो जाता है कि जब 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 प्रकाश पुंज एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, बस समझ के इकट्ठा हो जाता है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब एक बिंदु से फैल जाता है अलग अलग रास्ता में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये राजा, उसे कहेंगे हम लोग अपसारी। अपसारी माने अप, ऊपर चला जा रहा है, फैल जा रहा है, उसे अपसारी। अभिसारी ना, अब ये सारी अभी आके सारी मिल जाएगा तो अभिसारी। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में उठल रहता है, तो उठल रहता है तो पकड़ के पजिया देता है एक ही जगह, ठीक है ना? तो इसीलिए उठल था तो धके उठा के पजिया दिया एक ही जगह, तो पजिया दिया तो क्या हो गया, अभी ये सारी हो गया, ठीक है ना? अवतल लेंस वो उठल नहीं था, धसल था तो ओकरा के औरो धसा के ऊपर में निकल गया सब, ठीक है ना? धसल था तो एक बार क्या हुआ, ऊपर में निकल गया, छिटिक पुटुक गया, ठीक है ना? तो अपसारी, ठीक है ना? यानी ध्यान दीजिएगा,
उत्तल लेंस क्या होता है, उथल होता है बीच में, ठीक है ना, बीच में ऊंचा होता है, इसीलिए वो सबको गोट कर लेता है एक जगह, ठीक है ना, बीच में मजबूत होता है तो गोट कर लेगा बीचे में एक जगह, एक बिंदु पर, तो अभिसारी, ठीक है ना। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, उथल नहीं होता है, वो उथल नहीं होता है, उसके किनारे पर मोटा होता है, तो जो मोटा होगा उधर भागेगा। तो याद रखिए, ये जो है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जो है, ये उत्तल लेंस बीच में मोटा है, तो बीच में आकर के एक जगह मिल गया तो उत्तल लेंस, यार ये बन नहीं पा रहा है सही से। उत्तल लेंस बीच में अगर मोटा है तो बीच में आके बन गया, ठीक है ना। जबकि अवतल लेंस, जब हम कहेंगे अवतल लेंस, तो अवतल लेंस तो बीच में मोटा नहीं ना है, वो तो बीच में मोटा नहीं, आरी आरी मोटा है, इसीलिए वो आएगा तो भाग भाग जाएगा, भाग भाग जाएगा इधर उधर, बस समझ रही, तो इसलिए अपसारी हो जाएगा। इतना बात समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को। दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण। अगला, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। उससे कम कहाँ होगा, उससे कम क्या होगा भाई साहब, पानी में। उससे कम कहाँ होगा, कांच में, ठीक है ना, लोहा में तो होगा ही नहीं। फिर कह रहा है क्या, किसी प्रकार, सॉरी, किसी कार, कार यहाँ पर है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए, जब भी हम कहेंगे कार के अग्रदीप में, तो अग्रदीप में अवतल दर्पण यानी हेडलाइट में, तो कार के जो हेडलाइट होता है ना भाई साहब, वो कार के हेडलाइट में कथी लगा रहता है, याद रखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो कार के हेडलाइट में क्या होगा, अवतल दर्पण लगा रहा, काहे, काहे कि वो फोकस मारेगा, ठीक है ना, फोकस मारेगा, वहां पर फोकस पर रखेंगे ना, तो उसको क्या करेगा, समानांतर भेजेगा। और जैसे ही फोकस से हम अलग करेंगे, ठीक है ना, वहां पर फोकस से अलग करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, प्रकाश को फैला देता है। देखिए, मोटरसाइकिल में जो होता है ना, दो गो बत्ती लगा रहता है, एगो रहता है ना बतिया फोकस पर, वो सब पढ़ा रहता है, जितना इंजीनियर में रहता है सब फिजिक्स पर खा रहता है, तो एगो फोकस पर ओकर बतिया लगा देगा, ठीक है ना। तो जब भी हम उसका स्विचवा चेंज करते हैं तो प्रकाश सीधा जाएगा, साफा दूर ले दिखाई देगा। यानी फोकस पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका परावर्तन, उसका जो जो उससे प्रकाश आने वाली होगा वो समानांतर जाएगा, अनंत पर वस्तु बनता है नहीं। और जब अनंत पर बनेगा, जब अनंत पर कोई प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर प्रतिबिंब जो है, उससे आने वाली प्रकाश जो है अनंत पर जा रहा है, समानांतर जा रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में याद कीजिए ना, फोकस दूसरा नंबर स्थिति वस्तु का कहाँ होता है, फोकस पर होता है। तो जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, इसका मतलब क्या है कि उसका, उससे आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो समानांतर जा रहा है, समानांतर। तो इसीलिए कार के हेडलाइट में या फिर और भी मोटरसाइकिल वगैरह के हेडलाइट में होता है, दो गो बत्ती लगा रहता है, उसका स्विच चेंज कीजिएगा तो एगो स्विच कीजिएगा तो बड़ी दूर ले दिखाई देगा, एगो स्विच चेंज कीजिएगा तो ऊपर नीचे चारों ओर दिखाई देता है। का है कि वो जो बतिया होता है फोकस पर नहीं होता है, वो दूसरा जगह होता है, वो फैला देता है, बात समझे कि नहीं, वो फैला देता है। और जब वहां पर अगर भाई साहब, अगर दूसरा रेत लगेगा तो प्रकाश को क्या करेगा, फैलाएगा ही नहीं, प्रकाश को एक ही जगह इकट्ठा कर देगा। अब क्या हो गया, वहां पर दिखेगा नहीं, पता चलेगा बगल उगल में एगो काका जा रहा है, वो काका ठोक हो दिया, बस समझे कि नहीं। ऐसे ही बुढ़ौती में बस उनका हो गया, कहानी गायब हो गया, बस समझे कि नहीं। इसीलिए अवतल लेंस लगाया जाता है ताकि प्रकाश सीधा दूर ले दिखाई भी दे। और जब स्विच बदलेंगे, यहाँ पर गियर बदलेंगे लाइट का, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, आसपास के सारी चीजों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब मोटरसाइकिल कोई चलाया होगा तो जानता होगा, स्विच होता है लाइट बदलने वाला आगे का, हेडलाइट का, ठीक है ना। तो यहाँ अवतल दर्पण, कार या फिर मोटरसाइकिल या फिर बड़ी चीज के हेडलाइट में क्या होगा, अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण। लेकिन साइड मिरर में उत्तल दर्पण, साइड में उत्तल दर्पण का है क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। तो जब छोटा प्रतिबिंब सीधा दिखाएगा तो ज्यादा क्षेत्र के, मतलब कि दृश्य को दिखाएगा, पीछे के ज्यादा दूरी तक के चीजों को दिखाएगा। तो इसे जो ड्राइवर होता है वो आसानी से देख लेता है, समझ लेता है, ठीक है ना। तुम भी कभी कभी मोटरसाइकिल चला रहा होता है, आप पीछे वाली को देख, मतलब पीछे वाला को, ठीक है ना, जो भी हो उसको देखना हो तो क्या एकदम खूब बढ़िया से, एकदम पीछे से जो है ना, जो साइड मिरर हुआ है खूब बढ़िया से कर देता है, तो दूर ले दिखाई देता है, अच्छा पीछे पीछे है, बात समझे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा ही सीधा दिखाई देता है। अब उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा तो मूडे खराब हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। या फिर अगर आपको बैक हो करना हो, पता चले उल्टा दिखाई दिया, कोनो को जाकर के आगे ठोक दीजिए, बुझाएगा उसके पिछवाड़ा ठोक रहे हैं, बात समझे, आगवा ठोक दिए, उसका पता चला मुंह धड़का दिए। तो इसीलिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है साइड मिरर में, क्या कि ज्यादा दूर तक दिखाई देता है, क्या कि छोटा प्रतिबिंब ज्यादा चीज को वो कैप्चर करके दिखाता है, ज्यादा दूर तक दिखाता है। अब अवतल दर्पण लगा दे, हो गया, उल्टा प्रतिबिंब दिखाएगा और उसके बाद बड़ा बड़का बड़का दिखाएगा, क्षेत्रों ज्यादा नहीं होगा, पता चलेगा कोनो को जाकर पिछवाड़ा ठोक दिए, कोनो को जाकर मोटरसाइकिल पे ठोक दिए, कोनो को जाकर कुछ ठोक दिए, अब पकड़ के लती आने लग जाएगा, सब बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए साइड मिरर में उतल, और वहां पर लाइट लगाना, तो लाइट तो ज्यादा ना चाहिए, इसलिए वहां अवतल दर्पण। यहां तक बात समझ आ गया क्या, बिल्कुल बवाल तरीका से। अब क्वेश्चन कर रहा है क्या, किस लेंस का क्षमता -2D है। तो क्षमता अगर माइनस है, इसका मतलब यह है कि उसका फोकस दूरी भी ऋणात्मक है। जिस लेंस का फोकस दूरी भाई साहब ऋणात्मक होगा, जिस लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, उसका क्षमता भी ऋणात्मक होगा। ए राजा,
ठीक है ना। आप एगो हम समझाते हैं, बात समझे कि नहीं। अगर भाई साहब मार्चा खाइएगा तो तीत लगेगा, बात समझे कि नहीं। अगर चीनी खाइएगा तो मीठ लगेगा। अब ये है कि सामान कैसा है उसके प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। अगर भाई साहब की फोकस दूरी, माने कहने का मतलब ये है कि आप दो तरह का सॉस होता है। मार्चा से बनाइएगा सॉस तो वो तीत लगेगा, और टोमेटो से बनाइएगा तो मीठ लगेगा। बात समझे कि नहीं। मुंह में पानी आ गया क्या। भाई साहब यहाँ पर समझने वाला बात वही है कि जिस लेंस का, जिस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा, यानी उसका क्षमता भी धनात्मक होगा। फोकस दूरी का तो मतलब कि दर्पण का तो क्षमता होता नहीं, लेंस का। जिस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा उस लेंस का क्षमता भी धनात्मक। जिस लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा उस लेंस का क्षमता भी ऋणात्मक होगा। तो याद रखिए, कौना का धनात्मक कौना के ऋणात्मक वही बेरा बेता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का क्षमता फोकस, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, ठीक है ना, फोकस धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। जबकि अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस का फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ये दूगो भाई रे भाई याद कर लिए, मतलब बाप रे बाप गड़बड़ा जो तो भाई एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है ना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक तो क्षमता भी धनात्मक। अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक तो क्षमता भी ऋणात्मक। जस कटनी तस भरनी, बात समझे कि नहीं। जैसन आप काटिएगा वैसा भरिएगा, जैसा भरिएगा काटिए, अरे यार वैसा ही होता है, बस समझे कि नहीं। ये चीज को समझो। अब कर रहा है क्या कि किस लेंस का क्षमता -2D, ठीक है ना। तो अब ये -2D तो सिंपल बात है, में माइनस वाला ढूंढेंगे तो -2D है, ठीक है ना। तो क्षमता पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ क्षमता कितना होगा, तो P बराबर क्या होता है 1/F होता है। तो याद रखिए, इसका ट्रिक याद रखिएगा। अगर कोई यानी 1 मीटर में दिया है तो 1 मीटर में दिया है, यानी आप याद रखिएगा यहाँ दू पूछ रहा है, दू पूछ रहा है, डी कितना है, दू है। तो इसका मतलब ये है कि फोकस दूरी कम होगा। फोकस दूरी क्या होगा, ऊपर वाला यानी एक से क्या होगा, कम होगा। तो एक से कम होगा तो बड़ा आसान बात है, यानी दू पूछ रहा है यानी एक से कम होगा। तो कम कैसे होगा, एक में 0.05 से आप डिवाइड करेंगे तब ना दो मरतबे कटेगा, ठीक है ना, तब ना दो मरतबे कटेगा। तो ऊपर वाला तो मीटर में है, इसलिए इसको भी मीटर में रखना होता। तो 0.5 मीटर से आप मारेंगे तो क्षमता दुगुना हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर सीएम होगा कि मीटर होगा, नहीं, ऊपर वाला मीटर है तो नीचे वाला भी मीटर में होना चाहिए। तो सी नंबर -0.5। अब देखिए ये बातवा नहीं समझ आया हो कितना लड़किया सबको, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा 2019 में पूछा था, आगे भी देखिएगा दो चार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चनवा घुमा देता है, डाटा घुमा देगा, फंस जाइएगा, लटक जाइएगा, कहिएगा कि ये भाई हमारा समझे ना अल्लाह ले, कहाँ से समझ आएगा तोरा, तो तू तो रटले अरे भाई, ठीक है ना। अब चलो हम थोड़ा ट्रिक समझाते हैं। अब देखो एगो नया हम क्या करते हैं, एगो हम पेज लेते हैं, नया पेज लेंगे तब ना मजा आएगा एकदम बवाल तरीका से। अब देखो हम एगो नया पेज लिए, यहाँ पर नया पेज में अब क्या समझेंगे कि किस तरह फोकस दूरी। हम बोले कि क्षमता P बराबर 1/F होता है। ए राजा बड़ी ध्यान से देखिए, आपको हम ट्रिक समझाते हैं। ऐसे तो P बराबर 1/F, यानी उधर कह रहा था क्या कि -2D है, तो -2D बराबर -2D, यानी आप P तो समझे, -1/F है, 1/F है। खूब ध्यान से देखिए, तो इधर आके आप गुना कर देंगे तो -2F बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर F बराबर 1/-2 से करेंगे तो यहाँ पर 0.5 मरतबे कटेगा। है तो मीटर में है, तो इसलिए ये भी मीटर में हो गया। तो ये तो आपको समझ आएगा कि मीटर में हो गया। आप देखिए अंजादिए कैसे साफा ट्रिक एकदम बवाल तरीका से, आप आंसर देखिएगा साफा हचाक से मार दीजिएगा आप ऑप्शन, ठीक है ना। कैसे हम समझाते हैं, कैसे देखिए यहाँ पर, बाप रे बाप, रुक जो भाई तनी मीट खा ले दे, आई वाह, मीटिंग मीटिंग जल्दी 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 जल्दी। देखो बात को जब इसीलिए कहा था कि मैथमेटिक्स अगर तुम्हारा मजबूत होगा ना यार, तो बाकी सारी चीजें तुम्हें समझ बहुत अच्छा से आएगा। आज जौन लोल बकलोल का मैथमेटिक्स गायब रहता है, वो भाई रे ऊपर कुछ ना होता है जिंदगी में। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्या कि अगर क्षमता 2D है, याद रखो, अगर क्षमता 2D है तो याद वही रखना है, कुछ नहीं करना है। जो ऊपर वाला एक है ना, ऊपर वाला एक है, उसी से 2 से भाग दे दो।
जितना क्षमता है ना ऊपर वाला एक से, अगर मीटर में है तो अब आंसर देख लो, मीटर में है तो मीटर में मारना, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो ऊपर दूगो एक पर दूगो जीरो बैठा लो। देखो भाई ऊपर वाला 1 मीटर बताता है तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर पूछता है किसी लेंस का क्षमता अगर -2 डी दिया है तो माइनस को छोड़ो, समझ जाओ अगर माइनस में 2 दिया है तो उसका फोकस भी 2 डी आएगा, ठीक है ना, यानी फोकस भी माइनस में आएगा, तो उसका क्षमता से भाग कर लो, ठीक है ना। अगर कहेगा कि किसी लेंस का क्षमता 4 है, किसी लेंस का क्षमता 4 है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा, तो फोकस दूरी कितना होगा, तो ऑप्शन देखो, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100 में भागा दो, तो 100 में 4 से भागा देगा तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना हो जाएगा राजा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कहेगा मीटर में तो 1 में 4 से भागा दो तो 0.25 नहीं होगा, 25 चौका 100 एक मतलब कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका लेंस 0.25 मीटर हो जाएगा। बात समझ नहीं, तो जितना क्षमता होगा ना उसमें क्या करोगे, एक में भाग दे दोगे, अगर मीटर में दिया है आंसर तब, ठीक है ना। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो एक पर दूगो जीरो बैठा दो, तब नु 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आज जितना क्षमता दिया है उसे भाग कर दो। अब उसके बाद देख लो कि वो प्लस में दिया है कि माइनस में दिया है। धनात्मक है तो धनात्मक आंसर होगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा, धनात्मक है तो उत्तल लेंस होगा, ऋणात्मक है तो अवतल लेंस होगा। बड़ा सिंपल है यार, एकदम बिल्कुल बवाल बिंदास है, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट समझो, बवाल मचाओ। देखो ये थोड़ा सा फिर क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है ना। हम समझा रहे हैं, चैप्टर समझा रहे हैं ना, तब तुम्हें कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, हड़बड़ाना नहीं भाई, ठीक है ना। अब देखो आज फिर हम लोग क्या करेंगे, 40 तक आज फिर हम लोग 20 को करेंगे, और यहाँ कॉन्सेप्ट तो पूरा आज आज पूरा क्लियर कर दिए, एकदम बवाल मचा दिए। अगला बार जो 40 क्वेश्चन होगा ना यार, उसको सब धड़ाधड़ आकर क्या कर देंगे, मार देंगे हम लोग, ठीक है ना। करा क्या, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे पीछे देखने में दर्पण के रूप में, पीछे देखने में दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तब पीछे देखने में तो पश्चिम दृश्य के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण का है, क्या कि वो छोटा प्रतिबिंब बताता है, सीधा प्रतिबिंब बताता है, तभी तो आसानी से हम घुमा लेंगे मोटरसाइकिल। उल्टा प्रतिबिंब बताएगा जाकर उनको पिछवाड़े में ठोक देंगे, बस समझे कि नहीं। अगर वहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बताएगा तभी क्या होगा, हमें ज़्यादा क्षेत्र नहीं दिख पाएगा, तो क्या होगा, हमको घुमाने में दिक्कत होगा। जगह रहेगा ज़्यादा, वो क्या जूम करके दिखा देगा, तो पता चलेगा कि जगह तुम्हें दिखेगा जा कम है, कहाँ घुमा है, कहाँ घुमा है, ठीक है ना। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, का है, क्या कि उसमें क्या होगा, क्षेत्र ज्यादा, दृश्य क्षेत्र ज्यादा दिखता है। दूसरा क्वेश्चन करा क्या, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस, दोनों बताना कि उत्तल दर्पण अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, बात समझे कि नहीं। और लेंस में अगर बात करें तो लेंस में पीछे बनता है, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर देखो करा क्या, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रकृति की इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो उत्तल दर्पण करा है तो बिल्कुल काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब गया, ये नंबर आंसर होगा। काल्पनिक यानी मतलब आभासी, आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, बात समझे कि नहीं। और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, जबकि समतल दर्पण में बराबर और आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। करा क्या कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, किसी उत्तल लेंस की, देखो 2019 और 21 में पूछा हुआ है, किसी उत्तल लेंस की हमेशा, उत्तल माने उथल, उथल का मतलब धनी मनी, धनी मनी का मतलब धनात्मक, धनाढ़ आदमी है, तो इसलिए प्लस। उत्तल लेंस माने उथल लेंस, उत्तल लेंस माने उथल लेंस, जब उथल लेंस होगा तो कहा होगा भाई साहब ओकर प्लस होगा। उत्तल लेंस आ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये सेम होगा, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम होगा, उसका फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अवतल लेंस, अवतल अवतल जब ना उठल होके, अवतल जब ना उठल होके, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, उसका ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस या फिर अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, ठीक है ना, ऋणात्मक उत्तल लेंस या अवतल दर्पण धनात्मक, बात समझ आ गया क्या। इसीलिए इसका उत्तल लेंस का क्षमता भी धनात्मक ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वो पूछता है घुमा घुमा के, तो लइकवा सब क्या होता है ना, माथुआ पीट लेता है रे भाई, तोरा तो यादे ना कॉन्सेप्ट हुआ। करा क्वेश्चन कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः करेगा, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य में, ये राजा पश्च दृश्य का मतलब क्या हुआ, साइड मिरर, साइड मिरर में कथी, उत्तल दर्पण, साफा बवाल। करे किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, देखो अपवर्तनांक आवर्धन ये दोनों का मात्रक नहीं होता है, का है, क्या कि दोनों के सेम चीज का क्या होगा, अनुपात निकाला जाता है, तो सेम चीज का अनुपात क्या होगा, सेम यूनिट में होगा, सेम यूनिट में होगा तो क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या होगा, यूनिट खत्म हो जाएगा, यूनिट खत्म हो जाएगा तो क्या होता है, मात्रक विहीन हो जाएगा। ओए होए, मात्रक विहीन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेगा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अरे बाप रे बाप, फिर 19 में क्वेश्चन पूछ ले है। ये भाई बताओ, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आई तो तू बवाल मचा देगा कि नहीं। कॉन्सेप्ट लड़का सबको समझ नहीं होता है, लेकिन आज तो हम लोग रगड़ देंगे साफा पूरा। तब 35 नंबर आंसर तो नहीं एकदम, मतलब भाई रे
कसम से साफा आंसर भेजिए ना, तो समझिए बड़ी मेहनत से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होता है। अरे भाई रे, या दर्पण पूछ दिला ले, पीछे लेंसवा पूछ लो कि फोकस दूरी धनात्मक, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, क्या होगा ये राजा, अवतल दर्पण करेगा। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी, आपको फिजिक्स वाले सर जहां भी पढ़े होंगे तब पढ़ाए होंगे, कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी ऐसे पढ़ाए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि हम इसको पी मान लेते हैं, पी का मतलब फोकस, या ध्रुव मान लेंगे, ध्रुव मान लेंगे, चाहे प्रकाश केंद्र मान लेंगे, ठीक है ना। तो इधर क्या होगा, प्लस होगा, इधर सॉरी 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 इधर यार जो होता है, इधर जो होगा माइनस होगा, इधर क्या होगा माइनस होगा, इधर क्या होगा प्लस होगा, ऊपर क्या होगा प्लस होगा, नीचे क्या होगा माइनस होगा। तो जो भी प्रतिबिंब इधर रहेगा, प्रतिबिंब इधर रहेगा या वस्तु इधर रहेगा, उसका दूरी क्या माना जाएगा भाई साहब, ऋणात्मक। इधर रहेगा क्या माना जाएगा, इधर रहेगा तो क्या माना जाएगा धनात्मक, ऊपर रहेगा तो क्या माना जाएगा धनात्मक, नीचे रहेगा तो क्या माना जाएगा ऋणात्मक। देखो इधर वाले को लेफ्ट साइड बोला जाता है, इधर वाला को राइट साइड बोला जाता है, ऊपर वाला को अपर साइड बोला जाता है, नीचे वाला को लोअर साइड बोला जाता है, ठीक है ना। तो लोअर ऐसे ही समझ आ रहा है, लोअर मतलब बिल्कुल ये नीचा गिरा हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब ऋणात्मक, ऊपर वाला धनात्मक, ये बड़ा समझ। लेफ्ट राइट में तो एक बात बताओ, राइट साइड के हम खाते हैं, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड तो धोते हैं, बात समझेंगे नहीं। तो लेफ्ट साइड का काम बहुत कम होता है, इसलिए लेफ्ट साइड का काम कम होता है, यदि ऋणात्मक मान लो, राइट साइड का काम मानेंगे धनात्मक मान लेंगे, ठीक है ना। तो राइट साइड के धनात्मक मान लेंगे। आप जब कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, उसमें भी ये चीज चिन्ह परिपाटी वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में बहुत अच्छा तरह से पढ़ा गया होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने, तो दर्पण अगर हम यहाँ रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर, दर्पण अगर हम हई दर्पण हो गया, तो दर्पण के सामने अगर कोई प्रतिबिंब यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ सामने रखे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, तो आंसर ऋणात्मक। अच्छा कहेगा पीछे रखेंगे तो क्या होगा धनात्मक, पीछे होगा तो धनात्मक। अगला क्वेश्चन कराएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा। ये तो यार तोरे बताओ कि 2018-17 बहुत बार क्वेश्चन 2018-17 में नहीं पूछा हुआ है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पर मीटर और किलोमीटर का खेल होता है, तो यानी कितना लड़का भाई किलोमीटर नहीं देखा एक रे मार देगा, रे बकलोल चोर लड़का रे, यहाँ देखना यहाँ किलोमीटर है, तोरा ऐसा तो कोनो लोले ना बात, ये आंसर बा गलत हो तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो सेंटीमीटर, तब वो गलत हो जाएगा, ये मीटर है, सही हो जाएगा। अगर किलोमीटर है, अगर सेंटीमीटर रहेगा, तो सेंटीमीटर रहेगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 3 गुने 10 का पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किलोमीटर है तो 3 गुने 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब मीटर है तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बड़ा सिंपल है यार, बवाल है एकदम। कह रहा है यदि परावर्तन का कोण 40 डिग्री तो अपवर्तन का कोण कितना होगा। ए राजा, परावर्तन के को नियम के अनुसार परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए ये भी 40 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन का रखा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उस लेंस का फोकस दूरी, देखो जिस लेंस का क्षमता 1 डायऑप्टर है, उस लेंस का फोकस दूरी हमेशा याद रखना है 100 सेंटीमीटर होगा चाहे 1 मीटर होगा। बताया ना कि 1 मीटर फोकस दूरी मान 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस का क्षमता 1 डायऑप्टर, यानी 1 मीटर बोल दिए तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर हो गया। ये बड़ा सिंपल है, मीटर और सेंटीमीटर वाला खेल। क्षमता अगर निकालना हो, यानी अगर क्षमता निकालना हो तो क्या कीजिए, किसी लेंस के फोकस दूरी में, ठीक है ना, 1 से फोकस दूरी अगर मीटर में दिया तो 1 से डिवाइड मतलब 1 में डिवाइड कर दीजिए, उसका क्षमता निकल जाएगा। अगर उसका फोकस दूरी निकालना है तो 1 में क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, उसका फोकस मतलब उसका फोकस दूरी निकल जाएगा। बड़ा सिंपल आसान तरीका है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार कितना अच्छा से समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। थोड़ा सा हम टाइमिंग भी देख ले यार, टाइमिंग कितना हुआ है इसको समझ लेते हैं। टाइमिंग 53 मिनट का हो गया, ठीक है ना। देखो भाई साहब टाइमिंग 53 मिनट का हो गया, हम लोग क्या कर देते हैं कि 40 तक रहने देते हैं। इसके बाद जो होगा ना, कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ लिए, मेन था भाई साहब आपका यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। इसी में आपको 15 से 20 मिनट लग गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, 15 से 20 मिनट टाइम दिया तबे तुम समझ गया, ठीक है ना। इससे आप तुम्हारा 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जो आप कहीं जिंदगी में जब बड़ा सब जब बनाओगे, ठीक है ना, जब बड़ा सा एक बड़ा वाला क्वेश्चन आ जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन अगर साइंस में आ गया, तब कहाँ लटक जाओगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन में लटक जाओगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा समझ गए तो मतलब चीजें समझ आ गए ना, कैसे कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो 40-44 क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में जो होगा ना बिल्कुल बवाल मचा देंगे लोग, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर कोई भी दोस्त आपके साथ पढ़ रहे होंगे 10वां में, ठीक है ना, तो उसके पास भेज दो यार, ठीक है ना। और लगातार जो है फिजिक्स का क्लास आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।